नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। कुछ अहम तरीन इश्यूज़ हैं उसको सामने लेके आते हैं। एक तरफ तोशाखाना केस का फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया है। ये फ़ैसला पीटीआई के हक़ में है या पीटीआई के अगेंस्ट गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, ये नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है, इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जिसके ऊपर कई सवालात उठ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी इसमें तमाम इन्वेस्टिगेशन तकरीबन मुकम्मल हो गई है और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं और हो सकता है कि इसमें गिरफ़्तारी हो जाए, इस पर भी बात करेंगे। इसी तरीके से अब जो एक और चीज़ भी आ रही है वो ये है कि इमरान खान साहब के दौर में तकरीबन कोई 25 अफराद को, शहरियों को फ़ौजी अदालत के तहत सज़ाएँ मिली थी। वो उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में उन अदालतों के फ़ैसलों के अगेंस्ट जो फ़ौजी अदालत से दी गई थी उसके हवाले से जो है वो एक पटिशन दाखिल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। आपको याद होना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत में भी कई लोगों के सिविलियन केसेस फ़ौजी अदालतों में भिजवा दिए गए हैं और यहाँ पे कई सवालात उठ भी रहे हैं। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि IMF का एक एग्रीमेंट हो गया मौजूदा हुकूमत से, जो अबूरी एग्रीमेंट कहला रहा है। आइंदा जो एग्रीमेंट है वो आने वाले हुकूमत के तहत होगा, तो क्या ये हुकूमत कंटिन्यू करेगी या ये हुकूमत अपना टेन्यूर कंप्लीट कर रही है और केयर टेकर आ रही है, और क्या केयर टेकर को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है या वक्त पे इलेक्शन होंगे, या यही हुकूमत इस क्रेडिट को, जो कि अभी बज़ाहिर उसका ये कहना है कि उसने बहुत बड़ा काम किया है, ये मज़ीद और कुछ दिन हुकूमत में रहेगी, आइन क्या कहता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ मैं करा देता हूँ। मेरे जनाब सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ इस प्रोग्राम में होंगे हसन रज़ा पाशा, एडवोकेट, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, और मेरे साथ इस प्रोग्राम में होंगे खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब, मैं आपकी तरफ आ जाऊँ, आवाज़ आ रही है सर? जी सर। अच्छा सर, ये जो तोशाखाना केस का फ़ैसला आया है, इसके ऊपर दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये जनाब केस ख़त्म हो गया, फारिग कर दिया गया है, और लेकिन दूसरी तरफ जब तफसील से पढ़ा गया तो कहा गया कि जनाब इसको वापस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया गया और कहा गया है कि 7 दिन के अंदर इसका फ़ैसला सुनाया जाए। आप इसको, क्योंकि ज़ाहिर आपका ताल्लुक़ PTI से है, आप इस केस के फ़ैसले को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी दिया है, इसको कैसे देखते हैं सर? पहले तो इस पे आते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने डिटेल में फ़ैसला नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ इस केस के लिहाज से। तोशाखाना का बेसिकली जो एक लॉ है वो ये है कि जब आप कोई आपको कोई गिफ्ट देता है, आपने सिवाय गाड़ियों के और एंटीक के, अब बाकी सारी चीज़ें, उसका जो भी कैबिनेट उसकी एक प्राइस बताएगी, वो आप देकर ले सकते हैं। अब उसके अंदर पहले पैसे जमा कराए, बाद में पैसे जमा कराए, दीज आर माइनर डिटेल्स, दैट इज़ नॉट अ क्राइम कि यार तुम पहले पैसे जमा करा दो बाद में ले लो, या तुम बाद में पैसे जमा करो। बेसिक चीज़ है, क्या आपने वो पैसे जमा कराए? यस। आपने वो ले लिया? यस। अब वो चीज़ आपकी मलकियत हो गई। आपने आगे किसी को दिया नहीं दिया, उसके ऊपर आप एक एथिकल इशू उठा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आप एक लीगैलिटी वाला मसला नहीं कर सकते। तो दैट इज़ द बेसिक थिंग। अगर आप तोशाखाना की बात देखते हैं तो एज से पहले जितने भी हैं वो सारे आप देखेंगे, उसमें आप देखेंगे जो गाड़ियां निकाली गई हैं। अब उसमें बाज़ लोगों ने तो ये कहा कि मैंने गाड़ी इसलिए निकाली थी कि मुझे सिक्योरिटी के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए थी, इसलिए मैंने गाड़ी निकाल दी। आप गाड़ी निकाल ही नहीं सकते।
और गाड़ी आप देखें, मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मरियम सफदर, इन 3 लोगों ने गाड़ियां निकाली है, बाकी किसी ने। तो एक्चुअल क्राइम तो इन तीनों ने किया है और तो किसी ने नहीं किया है। बाकी आप इसमें उसने घड़ी बेची है, नहीं बेची, किसने घड़ी ली है, किसने कुछ और लिया, किसने पाइनएप्पल ली है, किसने उसमें से क्या चीज़ ली है, किसने टिश्यू के डब्बे लिए वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें इररेलेवेंट हो जाती है। तो तोशाखाना केस में एज सच कुछ लीगैलिटी, मतलब कोई इस किस्म का कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप उसको प्रॉब्लम बनाना चाहते हो, आप एक बंदे को के खिलाफ डिसीजन लेना चाहते हो सच झूठ के बेसिस पे, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। वो हर एक इंसान अपने डिसीजन का खुद उसको वो डिफेंड करेगा। आज नहीं करेगा तो क़यामत वाले दिन करेगा, ये उस तक है कौन आदमी किस लिहाज से करता है। अब अगर अदालतें जो हैं, जैसे इन्होंने कहा, जो हाई कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि जी ये हमारे लिए, मतलब इट इज़ नॉन एडमिसिबल, मीन्स कि ये सुनने के काबिल ही नहीं है। तो दैट बेसिकली मीन्स कि ये इस काबिल है ही नहीं कि इसको सुना जाए, और बेसिकली इसमें कुछ था भी नहीं। और इस तरीके से बाकी सारे केसेस भी हैं। ये जो 170 केसेस है उनमें कोई केस ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई दम हो, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस के दे आर ट्राइंग टू कम अप विद ऑल दीज स्टूपिड थिंग्स कि जी अब हमने चलो नैब को अब ये कर दिया। ये सारे 1 पर्सन स्पेसिफिक लॉज बना रहे हैं, बचाने के लिए भी है और फंसाने के लिए भी। लेकिन इनको ये नहीं पता कि एट द एंड ऑफ द डे इंशाअल्लाह व ताला अल्लाह ताला बरहक है, और ना इनके गुनाह, जो जिस शख्स ने 99 नामों के नीचे खड़े होकर कहा था कि ये मेरा ज़रा आमनी है और झूठ बोला था और आज तक नहीं आया पाकिस्तान, इन स्पाइट ऑफ दैट कि उनकी अपनी हुकूमत है, वो लोग इससे ज़्यादा कर क्या सकते हैं। और ये इनकी हिस्ट्री है, उन्होंने बेनज़ीर के खिलाफ क्या किया, इन लोगों ने हर एक शख्स के खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। ये जो 90s की जो दिहाई थी उसमें इन लोगों ने आज उससे ज्यादा, और अफसोस की बात यह है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने सबसे ज्यादा सफर किया, जिनके ऊपर अल-जुल्फ़िकार का भी धब्बा लगा था, और उसके बावजूद वो लोग ये सारे गलत काम में जो उनके खिलाफ हुआ था, आज वो वहां पे खड़े और उसको डिफेंड कर रहे हैं। दैट इज द मोस्ट सैड पार्ट ऑफ इट कि पीपल्स पार्टी भी इसमें, जो कि जमहूरियत पसंद अपने आप को कहती है, लेकिन अब क्या जमहूरियत रह गई है, वो तो अभी खानदानी हो गई। आपने देख लिया कि अभी जापान में क्या हुआ है कि आसिफा भुट्टो उसको जाके वहां बिठा दिया है। अब आप ये सोच ले कि कमर जमान कायरा और ये शीरीन क्या नाम है उनका, शेरी रहमान, ये कल को आसिफा भुट्टो के पीछे खड़े होंगे और वो इनको बताएगी कि पॉलिटिक्स क्या है। और यहाँ पे अपने जो दस्तगीर हैं, खुरम दस्तगीर हैं, और ये सारे जो होंगे, ये मरियम सफदर के बेटे जुनैद सफदर के पीछे हाथ बांध के खड़े होंगे। इनकी पॉलिटिक्स यहाँ तक ही है। जैसे अभी असद के पीछे सारे खड़े हैं, वो कल का बच्चा आके जस्ट बिकॉज के मौलाना फजल रहमान का बेटा है तो उसको बना दिया। ये इनके इससे बाहर, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो एक्चुअली इन सब चीजों को चेंज करने, पॉलिटिकल डायनामिक्स को चेंज करने के लिए पाकिस्तान आई थी। किसी हद तक कामयाब भी हुई है, लेकिन ये अपहिल स्ट्रगल है और ये लगे रहेंगे। ठीक है, मैं आगे बात करूंगा, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब की जो इस वक्त सूरत हाल है, उन्होंने खुद कहा है कि 15 दिन के अंदर मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, और इस सिलसिले में उन्होंने कोई कोर कमेटी को ये इख्तियार दिया है कि वो चलाएगा। शाह महमूद कुरैशी को उन्होंने चेयरमैन का इख्तियार देने से मना कर दिया। इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब हमारे साथ हैं। सर जी खुर्रम हमीद साहब, रोकड़ी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब, लाउड एंड क्लियर सर। अच्छा सर, खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, आपने अभी देखा होगा कि तोशाखाना केस के हवाले से फैसला आ गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। मुझे आवाज़ आ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? फिर अल-कादिर ट्रस्ट के हवाले से हम देख रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से बात की जा रही है, बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ़्तारी के हवाले से बात की जा रही है। फिर एक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है जिसमें 14 दिन से 30 दिन कर दिया गया है आपके उसका जो है वो रिमांड का दिन, और एक साथ ये भी एक उसमें तरमीमी हो गई है कि जनाब अगर कोई नैब के साथ ताउन नहीं करता है तो उसकी गिरफ़्तारी भी हो सकती है। तो
और एक चीज़ और जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब खुद भी कह रहे हैं कि अब मुझे 15 दिन के अंदर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने कोर कमेटी, जिसका नाम वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं, उसको रखा है कि मेरी गिरफ़्तारी पे उसको वो कोर कमेटी जो है वो फ़ैसला लेगी, ना कि शाह महमूद कुरैशी लेंगे जो कि वाइस चेयरमैन है, ये कोई इंडिविजुअल लेगा। और तीसरा ये कि उनके तर्जुमान का ये कहना है कि अगर इस मौके पे इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता है तो उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हो जाएगा। जी क्या कहते हैं सर? डॉक्टर साहब बहुत सारे सवाल हैं। पहला चीज़ जो आपका है कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो तो केस रिमांड हो गया, क्योंकि जो आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि रिमांड बैक टू द कोर्ट जहाँ से वो डिसीजन हुआ था, और उनको फिर एक डायरेक्शन दी गई है जो कुछ भी उन्होंने करना है, जो कुछ भी सुकम था, ये गलतियाँ रह गई हैं तो दे अगेन हैव टू गो थ्रू दैट केस, और फिर उन्होंने डिसाइड करना है इट हैज़ टू कम। वो डिसमिस या बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गया, तहलील नहीं हुआ, द केस इज़ देयर। दूसरी चीज़ ये है कि नैब ऑर्डिनेंस जो है उसके अंदर जो अहम तरीन तरमीम है और जो होनी चाहिए थी वो तरमीम है डॉक्टर साहब के चेयरमैन नैब के पास वारंट गिरफ्तारी का होना चाहिए, ही शुड हैव दैट पावर। और इस इदारे को अगर आप इतना इम्पोर्टेंट कर दें कि उसको एक बंदे को इन्वेस्टिगेशन के लिए या उसको बुला कर पूछने के लिए उसके पास इख्तियार ही नहीं है, तो फिर इस इदारे का होना का माना नहीं रहता। तीसरी चीज़ जो अहम तरीन पेशरफ्त है वो है कि वादा माफ गवाह का होना, और जो प्रिंसिपल अक्यूज्ड हैं उनमें से किसी भी शख्स का वादा माफ गवाह बन जाना, और उसके ऊपर भी एक अच्छा चेक रखा गया है कि अगर उसने कहीं डिविएट किया तो उसका भी इलाज दुरुस्त किया जा सकता है। कदीम तरीन असूल है, पुराना एक इन्वेस्टिगेशन तक का तरीका है पूरी दुनिया के अंदर कि प्रिंसिपल अक्यूज्ड में से अगर कोई शख्स उस इन्वेस्टिगेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोई भी शख्स वादा माफ गवाह बनता है, अक्रॉस द बोर्ड आप चले जाएं, आप पूरी दुनिया में चले जाएं, वहां पे ये असूल मौजूद है। आई डोंट नो क्यों ये ख़त्म किया गया था, इसको दोबारा रिवाइज करना ये भी एक अच्छी चीज़ है जो रिवाइज हुआ है, और इससे बहुत सारे केसेस हल हो जाएंगे, एक नहीं। चौथी चीज़ जो आपने कही वो ये है कि क्या उन्होंने एक अपनी को कमेटी तश्कील दी और ही सेज कि जी इस कमेटी को वो करेंगे, और शाह महमूद के ऊपर उन्होंने कहा कि ही इज़ नो वन टू टेक द डिसीजन। तो इससे शाह महमूद साहब को भी समझ आ जाना चाहिए कि ही इज़ नो वन टू टेक द डिसीजंस एंड ही शुड ऑल्सो चूज हिज ओन लाइन। और वो जो कमेटी है वो कमेटी क्या करेगी अल्लाह आलम। अब सारी इन चीज़ों को हम जोड़ते हैं इस तमाम चीज़ के साथ कि मसला क्या है, गिरफ्तारी हो क्यों रही, क्यों वाई इजी फियरिंग कि गिरफ्तारी हो जाएगी। ऐसा उन्होंने क्या किया हुआ है कि उनको ये है कि गिरफ्तारी हो जाएगी। देखिए डॉक्टर साहब, एक जुर्म हो चुका है, 190 मिलियन पाउंड्स का एक बड़ा जुर्म हो चुका है, और उस सारे जुर्म को लीगलाइज करने में उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व था, और हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है कि ये चीज़ हो चुकी है। अब अगर ये चीज़ हो चुकी है तो शुडंट ही प्रेजेंट हिमसेल्फ कोर्ट के अंदर जाकर, या जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके पास जाकर कहा कि मैं हाँ ये चीज़ ऐसी है, अगर मैंने ये गलत काम नहीं किया हुआ, मैं आपके पास आ गया हूँ और ये मेरा केस है, मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। बावजूद इसके कि मुझे कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि नैब के नीचे से कुछ लोग नैब ही की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी पहुंचा रहे हैं वहां पर, क्योंकि यहां पर एक और रवाज भी, कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट्स अभी तक मौजूद हैं कि एक किसी बंदे के साथ हमदर्दी करते हुए अपने इदारे के या इवन जो मुल्की राज हैं या मुल्की ऐसी चीज़ें हमने कितना देखा कि कितनी बड़ी इसी सेम पर्सन कि वो तमाम चीज़ें जो कि दुनिया के अंदर आप अपने मुल्क की डिस्कस नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें भी मुल्क की डिस्कस की गई और उनको आगे लेके जाया गया। IMF का प्रोग्राम है, उसको डीरेल करने की भी कोशिश की गई और कोशिश करने वालों में शौकत तरीन जैसे बंदे मौजूद थे। तो ये एक अनफॉर्चुनेट एटीट्यूड है हमारे कौम का। आप गिरफ्तार करेंगे तो उनकी पॉपुलैरिटी में, आप गिरफ्तार करेंगे तो उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, क्या ऐसा मुमकिन होगा? डॉक्टर साहब, दैट वाज द लास्ट थिंग आई हैड टू आंसर। उसमें ये होगा कि चाहे पॉपुलैरिटी चली जाए आसमान पे, चाहे पॉपुलैरिटी चली जाए खड्डे में। डॉक्टर साहब, बात यह है कि कानून का निफाज लाजिम है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन लाजिम है, और अगर कोई बंदा जिसने ये जुर्म किया है उसको सजा मिलना लाजिम है। पॉपुलैरिटी क्या है? इस पॉपुलैरिटी नहीं तो पकड़ के इसका भी दिमाग खराब करके इसको बर्बाद करके रख दिया कि ही थॉट कि आई एम द गॉड नाउ।
और मैं जहां देखूंगा दुनिया वहां लेट जाएगी। और आज वो जो बच्चे फॉर हिम जिनको अराउज करके, अराउज इज राइट वर्ड टू यूज, जिनको मोटिवेट करके आपने अपने मुल्क में रियासत के ऊपर उनसे गलत काम करवा लिए, आज उनके कैरियर्स, वो उनके खानदान तमाम के तमाम वो सफर कर रहे हैं। और यहां पर पॉपुलैरिटी और इन चीजों का चर्चा हो रहा है। हीरो वर्शिप से निकलकर हमें एक लीडरशिप की तरफ आने का जो चांस था इसके पास, इसने वो जाया कर दिया। और अब आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब, कहां पर कौन कौन सा ऐसा वारंट गिरफ्तारी है जिसको कुछ यानी एक प्रॉपर अदलिया की तरफ से कहें, हर तरफ से इसको क्या सिक्योर नहीं किया गया? वो काम भी जो नहीं किए उनकी भी बेल मौजूद दे दी गई, लेकिन कब तक दी जाएगी? दिस इज द क्वेश्चन। कब तक दी जाएगी? मैं आता हूं जनाब हसन रजा पाशा साहब की तरफ। पाशा साहब, 2-3 टेक्निकल चीज़ें हैं, उस पर हमें ज़रा गाइड करें। एक तो ये कि सर, ये जो तोशा खाना का केस का फ़ैसला आया है, इसके बारे में 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। पीटीआई वाले इस पर खुशियाँ मना रहे थे, फिर अपोजिशन वालों ने कहा कि नहीं जी, ये तो ट्रायल कोर्ट को भेज दिया गया, अब तो 7 दिन के अंदर फ़ैसला देने का इख्तियार है और चार्जशीट होगी और इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी होगी और 3 साल का अरसा जेल होगा, पता नहीं क्या क्या बातें। मैं आपसे टेक्निकल लूँगा। दूसरा ये है कि सर, 25 अफराद जो इमरान खान के दौर में जिनको फ़ौजी अदालत से सज़ा दी गई थी, उनकी तरफ से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी गई है। एक केस ये भी आ गया है सामने। दूसरा, नैब में जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है, उसमें जो चेंजिंग आई है, उसके लिहाज से तो अब नैब के चेयरमैन के पास बड़ी ताकत है और अल कादिर ट्रस्ट का केस तकरीबन फ़ाइनल हो गया है, तो किसी वक्त भी गिरफ़्तारी इमरान खान की और आपके बुशरा बीबी की हो सकती है। क्या कहते हैं सर? डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है उसकी तरफ आता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में पहले स्टे दे के पीटीआई के चेयरमैन साहब को एक यूनिक किस्म का रिलीफ दिया, क्योंकि बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ में ये बात आपको बताता चलूँ कि क्रिमिनल केसेस में नॉर्मली कोर्ट स्टे नहीं देती होती, लेकिन चूँकि इसमें स्टे दे दिया और कल एक ड्रामाई तब्दीली आई कि कल इनकी तरफ से ये एप्लीकेशन आ गई कि हमें इन पे एतमाद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने आज जब फैसला अनाउंस किया तो एक और रिलीफ जनाब पीटीआई के चेयरमैन को दे दिया कि उन्होंने उनकी पिटीशन अलाउ करके केस को रिमांड कर दिया। अब इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक ये है कि जो एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट में उन्होंने दी थी वो ये थी कि एक तो लिमिटेशन के पॉइंट पे दी थी कि जब गोशवारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिए जाते हैं तो उसके 120 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो मामलात को फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए क्रिमिनल कोर्ट्स में भेजना है। लेकिन ये टाइम बार्ड है, चूँकि 120 दिनों का टाइम गुजर चुका था, काफ़ी दिन गुजर चुके थे, उसके बाद ये दी है। दूसरी बात जो थी वो भी एक टेक्निकल ग्राउंड थी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट कि क्या सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वाज ऑथराइज्ड पर्सन टू इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम, क्योंकि उसमें यह था कि सेपरेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी फॉर्मेशन एक चीफ इलेक्शन कमीशन और 4 मेंबरान पे मुश्तमिल जो है वो इलेक्शन कमीशन बनता है, क्या उन्होंने सेक्रेटरी को ऑथराइज़ किया था ये प्रोसीडिंग इनिशिएट करने का? तो वो भी एक चीज़ है। तीसरी बात जो उसमें दी गई थी कि उसको उनके कौंसल को सुना नहीं गया, उनको सुने, तो ये इन 3-4 मामलात पे उन्होंने रिमांड किया कि ये TRs हैं, इन पे ट्रायल कोर्ट पीटीआई के वकील को सुने और फिर फैसला करे। तो ये मामलात हैं, ये भी रिलीफ दिया गया है इमरान खान साहब को, तो मैं नहीं समझता कि इनके खिलाफ गया है। अब आते हैं आपकी जो सवाल का दूसरा हिस्सा है, वो है कि जो एक पिटीशन आई है 25 अफराद बल्कि 29 अफराद का जो सिविलियंस का था, उनका ट्रायल के हवाले से जो उनके दौर में किया गया, जिस पे जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने बारहा कहा कि उनका बस चले तो हर टेररिस्ट को जिसके खिलाफ एंटी टेररिज्म का मुकदमा दर्ज है उसका आर्मी कोर्ट्स जो है वो उसका ट्रायल हो। तो
उनकी मौजूदगी में उनकी मर्ज़ी के तहत वो ट्रायल हुए, और अब जो वकील साहब जिन्होंने पटिशन फाइल की है उन्होंने इसी ग्राउंड पे की है कि ये तो एक तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ की है और एक आर्मी चीफ उस वक्त के, और दूसरा जो है ISI चीफ, कि इन उनकी मिली भगत से इनकी कनाइवस के साथ सिविलियंस का केस आर्मी कोर्ट में चला। अब इस पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त इनमें किसी ने भी एतराज़ नहीं किया कि आर्मी कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं चलना चाहिए। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज जो ये कह रहे हैं कि आर्मी कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पे मैं एक मखसूस पार्टी की बात कर रहा हूँ, तो ये देखें, ये चीज़ें दो चार ऐसी चीज़ें हैं जिन पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए और बैठना चाहिए, फैसला करना चाहिए कि ये मामलात ऐसे हों तो क्या करना है। क्या हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो सब अच्छा की बात करनी है, और जब हम अपोजिशन में होंगे तो हर चीज़ पे हमने एतराज़ करना है? तो ये चीज़ें कंसेंसस के साथ, लेकिन पिछले 40-50 साल से बदकिस्मती है कि ये किसी एक नुक्ते पे ठहर नहीं पा रहे, और अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए एक पेज की जब रट लगाए रखते हैं तो फिर ये रिज़ल्ट सामने आते हैं। तीसरी बात जो आपने की डॉक्टर साहब, वो की है नैब तरमीम के हवाले से। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि पहले जो नैब तरमीम की गई जिसमें 90 दिन का रिमांड वो 14 दिन के रिमांड पे आ गया, तो उसको चैलेंज कर दिया गया PTI के चेयरमैन की तरफ से, जो अभी तक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने जो चैलेंज किया कि जनाब ये तरमीम अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन है, और आगे क्या हुआ, वक्त का पहिया कैसे चला कि सबसे पहले बेनिफिशरी जनाब इमरान खान हुए उस तरमीम के 14 दिन का रिमांड उनके सामने था। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उस वक्त ये तरमीम की गई थी कि जनाब जो मुल्ज़म है, जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है, वो अपनी बेगुनाही नहीं साबित करेगा, बल्कि इल्ज़ाम लगाने वाले यानी नैब अथॉरिटीज़ जो हैं ये साबित करेंगी कि ये मुल्ज़म है। लेकिन इसको भी चैलेंज किया गया कि ये भी गलत तरमीम है। ये जिस तरह पहले था नैब में ओरिजिनल कि मुल्ज़म खुद अपनी बेगुनाही साबित करेगा, वो ठीक है। अब उनकी एक बात मान ली गई है इस तरमीम में कि दोबारा फिर वही चीज़ आ गई कि मुल्ज़म अपनी बेगुनाही साबित करेगा, ना कि नैब अथॉरिटी ये साबित करेगी कि ये इल्ज़ाम ठीक लगाया गया है। तो अभी उनकी जो पिटीशन पेंडिंग है उसको 50% तो इस तरमीम के तहत माना गया। तो अपने ही जाल में सयाद आ गया सर, इसका मतलब यही कहना चाहिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद आता हूँ। आप नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। जनाब डॉक्टर हुमायूं साहब, मैं आपके पास आता हूँ, 5 से 6 मिनट आपके पास है। ये 2 सवाल आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये कि इसहाक डार साहब ने कल स्टेटमेंट दिया है कि नवाज़ शरीफ साहब अगला इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई वो इलेक्शन लड़ सकते हैं? मैं हसन रज़ा पाशा साहब से भी पूछूंगा। दूसरा ये कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद कोर कमेटी जो है वो रन करेगी PTI को, तो बज़ाहिर तो देखने में आ रहा है सर PTI में एक बहुत बड़ा ग्रुप जो PTI के लीडर्स का है वो तो इस वक्त PTI से जा चुका है, दूसरा फ़रार है यानी उनकी गिरफ़्तारी, और तीसरा गिरफ़्तार है। तो आखिर कौन लोग होंगे जो इस कोर कमेटी को संभालेंगे? बज़ाहिर तो नहीं नज़र आ रहा है कोई एक्टिव इनके सीनियर लीडर। तीसरा जो है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी पे इमरान खान साहब ने अदम एतमाद कर दिया। हालांकि एक वक्त था इनिशियली उन्होंने कहा था कि मेरे बाद चेयरमैन PTI लीड करेंगे शाह महमूद कुरैशी। क्या कहते हैं सर? देखिए, इससे सबसे पहले तो मैं वो खुरम साहब ने एक बात की थी तो मैं उसका थोड़ा सा अपने लिहाज से एक तज्जिया कर सकता हूँ। उन्होंने कहा था कि ये जो नैब का लॉ है और इसमें वादा माफ़ गवाह हैं, वादा माफ़ गवाह तो इसहाक डार भी थे,
और हुदैबिया पेपर मिल में उन्होंने सारी चीज़ें, चेक के नाम भी बताए थे, एक एक चीज़ नाम बताए थे, लेकिन उनको जो छोड़ दिया गया और हुदैबिया पेपर मिल जो बिल्कुल ओपन एंड शट केस था, वो ड्यूरस के बेसिस पे उन्होंने कहा कि जी ये इसके ऊपर तो नहीं हो सकता। तो देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स कि जिसमें वादा माफ गवाह हो जाते हैं। वादा माफ गवाह किसी वजह से, कोई प्रेशर, कोई क्या चीज़ है, तो आपको वो सारी चीज़ें प्रूव करनी होगी कि क्या क्या नहीं है। लेकिन जिस चीज़ के बारे में आपने उनसे एक सवाल किया था, ये जो कौन सा, ये जो यूनिवर्सिटी के बारे को वो था, उस यूनिवर्सिटी में देखिए 3 चीज़ें। एक है नंबर 1, वो पैसा कहाँ गया है, उसको सिंध गवर्नमेंट ने क्लेम किया, उसको नैब ने रिकवरी में डाला हुआ है, वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में है, ठीक है। वो ज़मीन जो है एक बंदे ने दी है, वो एक यूनिवर्सिटी के नाम पे, वो ज़मीन वहाँ पे, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी खड़ी है, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी चल रही है, उसमें स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। उनमें से किसी जगह पे कोई पैसा ना इमरान खान के अकाउंट में गया है, ना उनकी बेगम के अकाउंट में क्या है, किसी और में गया, कोई चीज़ नहीं है, ना उनको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है उस लिहाज से। अब उसके बाद आप जो मर्जी करना चाहते हैं वो आप लोग, मतलब कल आपको जैसे वो कह रहे थे कि भुट्टो का वो हुआ, तो वो फिर आप कर सकते हैं ना, हमारे तो हर किस्म के फैसले आ जाते हैं। अब आपके सवाल की बात आ जाती है। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ शाह महमूद कुरैशी से। देखिए, इस तरह ये है कि मेरा ये ख्याल है कि ये फैसला शाह महमूद कुरैशी के उनके साथ हुए। जैसे आजकल के हालात हैं, आपको कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं जिस प्रोग्राम से बाहर निकलता हूँ, मुझे 2-3 मिनट बाद मेरे घर वाले फ़ोन करते हैं, कहीं मुझे उठाया तो नहीं गया। तो किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो उस बेसिस के लिहाज से लीविंग अ पावर इन वन हैंड कुड बी प्रॉब्लम फॉर दैट पर्सन एज वेल। तो उसके लिहाज से अगर आप एक जैसे जो नाइटहुड होती है कि आप इक्वल वो कर लेते हैं, एक कमेटी बना के एंड लेट देम टेक द डिसीजंस, आई थिंक दैट्स अ वेरी वाइज थिंग टू डू। इट इज़ नॉट अबाउट हैविंग अ डिस्ट्रस्ट ऑन समवन, इट इज़ अबाउट कि आप लोग उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, आप उसको कैसे डिवाइड करते हैं। अगर आप एक जगह पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और खुदा न खास्ता उनको उठा के कुछ कर दिया, तो फिर हु विल बी द नेक्स्ट, फिर वहाँ पे मसले आ जाते हैं। तो इसमें एक पूरी कमेटी 6, 7, 8 नाम होंगे, 10 नाम होंगे, जितने भी नाम होंगे, वो डिसाइड करेंगे एज अ कलेक्टिव डिसीजन। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी वाइज थिंग टू डू रादर देन कि भाई वो जो दूसरा एंगल जो आप बता रहे थे, मैं उससे हो जाता हूँ। और ये कोर कमेटी का भी उस लिहाज से मैंने उसका भी आंसर आपने कर दिया। अब बात ये कि इसहाक डार ने कहा है कि नवाज शरीफ इलेक्शन दे सकते हैं। देखिए, मैं पिछले 1-2 सालों से एक चीज़ सुन रहा हूँ, 1 साल तो छोड़ो, उससे पहले के 1 साल में मैं 2021 से एक चीज़ सुन रहा हूँ, जो मरियम सफदर हर जगह पे कहती थी कि हमें प्लेइंग फील्ड, इक्वल प्लेइंग फील्ड चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। और लेवल प्लेइंग फील्ड को उन्होंने डिफाइन भी किया था। उन्होंने डिफाइन किया था कि सबसे पहले इमरान खान को आप लोगों ने डिस्क्वालीफाई करना है। नंबर 2, इमरान खान के ऊपर 200 केस करने हैं। 170 पे पहुंच गए, 30 केसेस रहते हैं तो 200 केस के भी हो जाएंगे, ठीक है। ये उनके अल्फाज हैं, ये उन्होंने कहा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है कि उनके ऊपर कम से कम इतने केसेस होने चाहिए। नंबर 3, उनको जेल में डालना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और जिसके लिए उन्होंने उनको जेल में डाला भी था, ये और बात है कि वो उन लोगों ने जिसे कहते हैं ना कि गलत तरीके से डाल दिया था। अगर वो उस दिन सिंपल कोई पुलिस वाला जाके उनको वारंट दिखा देता, तो वो तो सुबह निकले ही इस नियत से थे कि आज मुझे ये लोग अरेस्ट करेंगे। उनके साथ कोई लोग नहीं थे, उनके साथ कोई पीटीआई वर्कर्स एज सच नहीं थे। ही वाज मेंटली प्रिपेयर्ड विद इट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे प्लेड इट रॉन्ग। आइदर दे प्लेड इट रॉन्ग और पाकिस्तान, ये जो PMLN है, दे डिलिबरेटली प्लेड इट लाइक दिस। दे वांटेड टू क्रिएट a टकराव between the establishment or the army and the awam, and then ओवर देयर मैं समझता हूं कि वो लोग कामयाब हो गए थे। उन्होंने 25 मई को कोशिश की थी, नाकाम हो गए थे। उन्होंने नवंबर में कोशिश की थी, नाकाम हो गए थे। ये तीसरी बार वो कामयाब हो गए थे एंड दे प्लेड देयर पार्ट, ठीक है। तो क्या नवाज शरीफ को गए, तो वो सारी चीजें तो पूरी कर रहे हैं। अब अगर नवाज शरीफ पिछले, देखिए यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, वो बंदे को आप कह रहे हो कि यार हम तुम्हें सब कुछ छोड़ देंगे, हम तुम बाहर चले जाओ, हम छोड़ देंगे। वो कहते हैं नहीं, मैंने इधर ही रहना है। दूसरा बंदा उनकी हुकूमत है, वो
पाकिस्तान नहीं आ रहा, वो ठीक। दुबई तक आ जाता है, ठीक। वो हर जगह चला जाता है, ठीक। लेकिन पाकिस्तान आने के लिए पाकिस्तान उसके नहीं डॉक्यूमेंट आता कहते है, कि नहीं आना। वो अभी तक नहीं आ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि इलेक्शन में आ जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। मैं जरा इस मौके पे आ जाता हूं जनाब हसन रजा पाशा साहब की तरफ। खुर्रम हमीद साहब को मैं एक ब्रेक के बाद लेता हूं। हसन रजा पाशा साहब, क्या वाकई नवाज शरीफ साहब अब इलेक्शन लड़ सकते हैं? एक तो ये, और एक 5 मिनट आपके पास है, इसमें भी ज़रा बताइएगा क्या कि ये जो हुकूमत है जो चल रही है इसको प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, या ये अगर चली जाती है केयर टेकर हुकूमत को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है? सर ये 2 सवाल आपके सामने हैं, 5 मिनट आपके पास है। डॉक्टर साहब, जहाँ तक तो आपके सवाल के पहले हिस्से का तल्लक है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं, जो इलेक्शन एक्ट की तरमीम हुई है उसके तहत उनकी जो नाअहली है वो लाइफ टाइम नाअहली के बजाय 5 साल के लिए हो गया, विद रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट हुई है। इसलिए मेरी समझ के मुताबिक मियां नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ उनके आड़े आनी है कि जब वो आएंगे, क्योंकि उनका स्टेटस बेल वाला नहीं था, वो बेल पे नहीं थे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक केस था, उसमें फुल फ्लैश ट्रायल हुआ, उसमें उनको सज़ा हुई, उनकी अपील जो है वो पेंडिंग थी, और वो सज़ा याफ्ता उस वक्त डिक्लेयर थे। अभी अपील पे फ़ैसला नहीं हुआ, तो अब ये हुआ सूरत हाल कि उनको अब सरेंडर करना पड़ेगा। वो यकीनन जेल में जाएंगे। फिर उसमें ये होता है कि जो अपील फ़ाइल हुई है उसमें सेक्शन 426 की एप्लीकेशन आएगी, जिसको सज़ा मुअत्तली की एप्लीकेशन होती है, जिस पे वो बेल पे आ सकते हैं। जब बंदा बेल पे होता है तो फिर उसको या क्योंकि बेल पे जब आता है तो उसको उस वक्त उसकी सज़ा सस्पेंड हो जाती है, और जब सस्पेंड हो जाती है तो फिर वो इलेक्शन लड़ने का अहल होता है जब तक अदरवाइज़ नहीं हो जाता, यानी वो अपील का फ़ैसला अदरवाइज़ नहीं हो जाता, तब तक वो अहल तसव्वुर किया जाएगा कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। दूसरी बात जो है वो आपने की कि हुकूमत जो है सर यहाँ पर ये इसकी भी तस्दीक कर दें, इसी से रिलेटेड है कि सिर्फ उनकी तायात नाअहली सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं हुई ना सर, उनको तो सज़ा 10 साल की भी सज़ा हुई है ना सर आपके कोर्ट से। तो इवन फील्ड के केस में या वो फला केस में, तो क्या वो जो 10 साल की उनकी सज़ा है उसका क्या होगा सर? मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ कि जो उनको सज़ा हुई है ना 10 साल की, वो सज़ा सस्पेंशन होगी उसकी। जब सस्पेंशन होगी तो जब सस्पेंशन मीन्स कि वो जजमेंट फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड हो जाएगी टिल फाइनल डिसीजन ऑफ मेन अपील। तो वो फिर बेल पे बाहर आ जाएंगे, तो फिर वो इलेक्शन लड़ने के अहल है, अनटिल अनलेस कि वो अपील उनकी सज़ा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक बरकरार रहे। फाइनल एडजुडिकेशन होनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगर वो बहाल रह जाती है तो फिर वो दोबारा वो जेल में चले जाएंगे, अदरवाइज सस्पेंशन की बुनियाद पे वो इलेक्शन लड़ सकते। ठीक है सर। अगला सर कि क्या वाकई ज़रा जल्दी से बताइएगा हमें कि केयर टेकर जो है वो या मौजूदा हुकूमत, अगला पार्ट जो है वो एक तो ये है कि ये हुकूमत आइन के मुताबिक प्रोलॉन्ग नहीं कर सकती। इसकी जो मियाद है वो 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं 12 या 13 अगस्त को, उस वक्त ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएगी। या जो सुनने में आ रहा है कि PDM जो है वो 4 या 5 रोज़ पहले असम्बली तहलील कर देगी, तो फिर उसका इलेक्शन 90 डेज़ में हो जाएगा। अब आ जाती है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो प्रोलॉन्ग कर सकती है, उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं, माँ सिवाय आर्टिकल 232 के इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या जंग की सूरत हो तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट प्रोलॉन्ग कर सकती है। अदरवाइज़ केयर टेकर गवर्नमेंट भी प्रोलॉन्ग नहीं कर सकती जब तक अगर तो कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाएं कि मामलात को नहीं चलाया जा सकता, इलेक्शन नहीं हो सकते, तो फिर उसके लिए आइन में 232 ही है, इसके अलावा और कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस वक्त दोनों बिल्कुल इस वक्त पंजाब और KP के दोनों के केयर टेकर इलीगल है। नहीं, इलीगल मैं नहीं कहूँगा। वो जो बने थे उस इसमें आइन में ये भी मियाद नहीं है
कि केयर टेकर हुकूमत जब बनेगी तो वो सिर्फ 3 महीने के लिए बनेगी। तो सर आइन में ये है कि तो जब तक तो फिर ये केयर टेकर जो जब मरकज तक में नई बनेगी, असेंबली तो नहीं आएगी, मरकज आप में अपनी बात मरकज को में कर जो रहे केयर टेकर नई बनेगी, असेंबली मरकज में जो केयर टेकर बनेगी उसको कोई रिस्ट्रिक्शन है सर? उस पे रिस्ट्रिक्शन है कि जब इलेक्शन होने हैं, ये है रेलेवेंट टिल द इलेक्शंस। इलेक्शन तो अगर उसका भी 90 तो डेज में होने पंजाब हैं, वाला भी तो तो फिर सर 90 डेज तक रहेगी। ठीक है सर, ठीक है। मैं मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं उसमें- ब्रेक के उसमें बाद मैं- आता हूँ खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब के पास, एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। मैं जनाब खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब की तरफ 2 सवाल लेके आता हूँ, 5 मिनट आपके पास भी है सर। एक तो ये है कि क्या आप देख रहे हैं कि सर ये जो अभी इलेक्शन होने वाला है वाकई ये आईनी तरीके से हो जाएगा? एक तो ये वक्त पे। दूसरा ये है कि सर क्या पीटीआई को बांध कर और इमरान खान को जेल में डालकर साफ और शफाफ इलेक्शन हो सकेगा? डॉक्टर साहब, दूसरे सवाल का पहले जवाब देते हैं कि क्या इमरान खान को बांध कर और जेल में डालकर, क्यों बांध कर और क्यों जेल में डालकर? क्या इमरान खान इस वक्त एक मजलूम है और इमरान खान के साथ कुछ ज्यादती हो रही है और पीटीआई को एक डिज़ाइन के साथ हटाया जा रहा है? हम वापस ले जाते हैं ना सिचुएशन को थोड़ा सा पीछे, कि पीटीआई के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने वोटर्स के साथ, अपने उन लोगों के साथ जो उसके साथ हमदर्द थे, उन तमाम को बांध कर खड्डे में फेंकने वाला सिर्फ एक वाहिद शख्स है, और जो ये है। आप ही के प्रोग्राम पे आफ्टर नवंबर मैंने कहा था कि नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग विच हैपन्स टू हिम और हिज पार्टी अदर देन ही हिमसेल्फ। तमाम चीज़ें, तमाम वो चीज़ें जिनकी बुनियाद पर तमाम तबाही हुई इसकी पार्टी की, उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद है। पार्टी तो एक चीज़ हो गई, लोग एक हो गए, उसके हमदर्द एक हो गए, उसके वो वेल विशर्स जो उसके साथ वेल विशर्स थे उनको नॉकआउट करके, उन लोगों, उन स्टूज को ला करके जो पता नहीं कौन थे, उनकी सुनने का और उनकी मानने का रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एक शख्स है, वो खुद है। तो वाई हम क्यों समझें कि उसको बांध कर और उसके साथ कुछ ज्यादती होकर उसको साइड पे करके इलेक्शन जाएगा? दूसरी चीज़, पार्टी और फिर मुल्क, रियासत के साथ, पाकिस्तान के साथ, अपने मुल्क के साथ, इस मुल्क के इदारों के साथ, इस मुल्क को, पूरे पाकिस्तान को नेगेटिवली मिलाइन करके एक ऐसी पोजीशन पर लेकर जाने वाला शख्स कि जिसको फिर बुनियाद बनाकर इंटरनेशनली पाकिस्तान को गंदा किया गया। और मोदी के विजिट से पहले इंश्योर किया गया कि वो तमाम लोग जो पहले कश्मीर कॉज के लिए इंडिया के खिलाफ बोलते थे, इंश्योर किया गया कि वो पाकिस्तानी जो हैं वो लोग ह्यूमन राइट्स वायलेशन की एक झूठा बयानिया लेकर यूएसए के अंदर चलें, और इंडिया के उस चीज़ को तकवीयत दी गई। और उसकी बुनियाद पर मोदी ने वहाँ के आकर एक बयान भी कहा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल थे वो तमाम लोग जो वहाँ बैठकर ना जानते हुए कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं, उन्होंने इसके कहने के ऊपर और इसके जो लोग साथ हैं उनके कहने के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को वहां पे गंदा किया और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की कॉज को नुकसान पहुंचाया, कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाया। मजलूम कैसे और क्यों? तमाम उन लोगों को कि जो उसको एक मकाम पर देखना चाहते थे, वाई कि दे वांटेड टू अपलिफ्ट पाकिस्तान को अपग्रेड करना चाहते थे, और इसके साथ उन्होंने जिंदगियां लगाई। उन तमाम को धिक्के देकर उन तमाम के करियर्स को बर्बाद करने वाला इज ओनली वन रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हु इज ही। इसलिए उसको मजलूम या ये क्यों समझा जाए कि उसके साथ कोई चीज़ ज्यादती हो रही है? कोई ज्यादती नहीं हो रही। अपनी पार्टी, अपने वोटर्स, अपने दोस्तों, अपने मोहसिनों, अपने तमाम लोगों को जो हैं उनको तबाह करने वाला भी ये खुद है, और ही वॉज अप टू द सेम थिंग फॉर द कंट्री। और 9 मई का वाक़या आपके सामने है जो कुछ हुआ, और पिछली जो इन्वेस्टिगेशन है एक GIT की, उसके क्वेश्चन आंसर सेशन आप सुन लें और उसके बाद अंदाज़ा हो जाता है कि हाउ सीरियस ही इज़, और इल्ज़ामात जो ये लगाते रहे हजरत, उनकी क्या बुनियाद है और उन इल्ज़ामात की क्या अहमियत है, और ये खुद कितना ही नोज के मेरे इल्जाम क्या चीज है। ये तो है सेकंड सवाल का जवाब। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, आई वुड लाइक डॉक्टर साहब वो रिपीट कीजिएगा। एक मिनट है कि क्या ये वक्त पर इलेक्शन हो जाएगा, आपको लगता है?
डॉक्टर साहब, इलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, अल्लाह आलम, चीज़ें प्रोसेस कर रही हैं। गवर्नमेंट को अपना टाइम पूरा करना चाहिए, कोई 4 दिन पहले गवर्नमेंट को नहीं छोड़ना चाहिए। जो एक 5 इयर्स इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो हुकूमत जो इस असेंबली का टाइम है वो पूरा करना चाहिए। असेंबली में गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं, असेंबली को टाइम पूरा करना चाहिए। दूसरी चीज़, क्या इलेक्शन होना चाहिए? जिस क्राइसिस से इकोनॉमी के और जो एक एथिकल क्राइसिस का शिकार इस वक्त पाकिस्तान है और जो गैर संजीदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, क्या हम इलेक्शन अफोर्ड कर सकते हैं? दूसरी तरफ आपके ऊपर सऊदिया, यूएई, चाइनीज, रशियन, ये जो आप एक बहुत बड़ा आपको एक चांस मिल रहा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए मुआशी सूरत हाल पे, अगर आप मुआशी सूरत हाल मुस्तहकम नहीं करते, बड़े फैसले नहीं करते और अपने इदारों को मजबूत नहीं करते, जो भी गवर्नमेंट आ जाए 6 महीने के बाद वो क्राइसिस का शदीद शिकार होगी और मसाइल का शिकार होगी। इसका मतलब है तमाम चीजों को संजीदा लोगों, इसका मतलब है आप समझते हैं कि इस मौजूदा गवर्नमेंट को इलेक्शन प्रोलॉन्ग करना चाहिए टिल not at all, sir. This government should complete the